हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था लीगल और जुडिशियल रिफॉर्म। दोस्तों, जो गवर्नेंस के जितने भी फंडामेंटल टॉपिक्स थे उसको हमने पहले ही देख लिया है। उसके साथ साथ हम लीगल और जुडिशियल रिफॉर्म को भी देख लिए हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है पुलिस रिफॉर्म का, और हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे वो कभी कभी होता है कि आप सोसाइटी में पूछ लेता है, कभी कभी होता है कि सिक्योरिटी में पूछ लेता है, कभी कभी ये मान लीजिए इसका पार्ट तो है ही है गवर्नेंस का। उसके साथ साथ कभी कभी दोस्तों ये इथिक्स में भी पूछता है। तो इसका जो रेंज है पूछने का वो बहुत बड़ा है। आप इसको फर्स्ट पेपर से लेकर के फोर्थ पेपर कहीं पे भी इसको उठा के पूछ लिया जाता है, तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है। हम पुलिस रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि अभी अभी का क्या सिचुएशन है, फिर उसके बाद पुलिस में जो अभी तक का सिस्टम है उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, उसके साथ हम इसका कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं इसको देखेंगे। उसके बाद इसमें जो रिफॉर्म है, पुलिस रिफॉर्म में दोस्तों दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक ये है कि आप कुछ जनरल पॉइंट्स लिखेंगे, जनरल चीज़ें लिखेंगे, या फिर जो सेकंड एआरसी ने कहा है उसको लिखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं कि जिसके तहत पुलिस सिस्टम को रिफॉर्म किया जा सकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है, हम उसको भी देखेंगे। और वहीं पे देखिए, जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो ज़्यादातर जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया है उस पर होना चाहिए। ओके दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले एक विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उस पर क्लिक कीजिए अभी तुरंत, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, उसमें ऑल नोटिफिकेशंस को सेलेक्ट कीजिए। दोस्तों, यही एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप हमको इनकरेज कर सकते हैं, और कोई माध्यम नहीं है, ना तो कोई पैसा आपको देना पड़ता है, ना तो कुछ करना होता है। सिंपल से आपको इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए, और हमारा सारा लेक्चर, और मुझे ये उम्मीद है अभी तक के जितने भी कमेंट्स मिले हैं, जितने भी रिव्यू मिले हैं हमारे लेक्चर्स के, उससे ये इनकरेजमेंट है कि हमारा जो लेक्चर है वो क्वालिटी लेक्चर है। उससे काफ़ी लोगों को आंसर लिखने में, अपना आंसर फ्रेम करने में बहुत मदद मिल रही है। तो इससे दोस्तों अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। खैर, हम अपना काम करते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा पुलिस सिस्टम है, जो पुलिसिंग है इंडिया में, उसके पीछे उसका बैकग्राउंड क्या है। दोस्तों, जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है वो बेस्ड है किस पे? पुलिस एक्ट 1861। ठीक है दोस्तों, पुलिस एक्ट 1861, इसके तहत जो है हमारा जो पुलिस सिस्टम है उसको बनाया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है, और ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। इसको ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी आप आंसर लिख रहे हैं ना, तो इस पॉइंट को ज़रूर लिखिए, क्योंकि इस पॉइंट की वजह से पुलिस सिस्टम में बहुत सारा प्रॉब्लम है। अगर आप दिल्ली पुलिस को देख लीजिए, बहुत बार लोग उसकी तारीफ़ करते हैं कि दिल्ली पुलिस बहुत अच्छे से काम करती है। क्यों? क्योंकि उसका, देखिए, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक उसका बहुत बड़ा फैक्टर है कि उसका जो नियंत्रण है वो डायरेक्ट केंद्र सरकार के हाथ में होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अगला जो है, इट वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर अथॉरिटेरियन रेजिम। ऑब्वियसली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नेंस थी हमारे यहाँ, उसने ही पुलिस को बनाया था। तो अब आप सोचो कि जिसका मोटिव ही शोषण करना था, तो वो पुलिस को क्यों बनाएगा? क्यों बनाएगा वो पुलिस को? ऑब्वियसली वो जनता का शोषण करने के लिए, अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए ही पुलिस को उन्होंने बनाया था। तो अभी भी जो हमारा आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, वो उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, और वही सब जो एक्ट्स हैं, जो रूल्स हैं, वही सब आज भी पुलिस को हमारे रेगुलेट करती हैं, वही उनको काम करने का तरीका बताती हैं। तो उसी हिसाब से हम चलते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पहले का सिस्टम था वही आज भी चल रहा है। तो ये भी एक कारण है जो हमारे यहाँ पुलिस में अभी आज का जो प्रॉब्लम है उसके पीछे ये भी एक कारण है। इसलिए जो इस समय कम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, जो चूँकि ब्रिटिश रिजीम था तो कम्प्लेक्स रूल बनाए गए हैं, उसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। ठीक है, और हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक होता जा रहा है। उसके साथ जो क्राइम करने का नेचर है, पहले चोरी थी, डकैती थी, ये सब चीज़ें होती थी। अभी जो क्राइम का नेचर है वो बदल गया है। ठीक है, ऑनलाइन चोरी हो रही है, साइबर अटैक हो रहा है। ठीक है, आपका डेटा चुराया जा रहा है। मतलब चोरी अभी भी हो रही है, लेकिन पहले गहना गुड़िया लोग चुराते थे, अभी आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराते हैं।
ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो आपका इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, जिसको हम बिग डेटा बोलते हैं, वो सबसे बड़ा धन है। ठीक है, सोना चांदी तो अब सेकेंडरी हो गया, अभी आपका डाटा हो गया, आपका कंप्यूटर हैक कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें क्राइम के रूप में उभर रही हैं। तो इसका मतलब जो क्रिमिनल का नेचर था, जो क्राइम का नेचर था, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसकी वजह से देखिए, एक तो आर्काइक लॉ है, पुराने ज़माने का लॉ है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो तो है ही है। उसके साथ साथ हमारी सोसाइटी मॉडर्न हो रही है, हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैं, और इवन जो डेमोक्रेटिक स्टेटस है, जो डेमोक्रेसी का पैरामीटर्स है, वो और भी स्टैंडर्ड होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। उसके साथ साथ जो क्रिमिनल्स हैं, वो अपना क्राइम करने का नेचर भी बदल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से पुलिस का जो फंक्शनिंग है, जो कार्य करने का तरीका है, और जो उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है दोस्तों, फंक्शन है, और जो पर्सनल है, मतलब लोग हैं, जो पुलिस पर्सनल है, व्यक्ति हैं, उनमें रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके दोस्तों, अब जो है देखते हैं कि कुछ कमेटीज़ हैं, जो अभी तक कमेटीज़ बनाई गई हैं कुछ पुलिस को रिफॉर्म करने के लिए। इसमें है एक नेशनल पुलिस कमीशन 1977 टू 81 में उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था। दूसरा था रोवेरियो कमेटी 1988, और तीसरा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद्मानंद कमेटी 2000 में बनाया गया था। इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे रिफॉर्म स्टेप्स दिए थे, हालांकि उसको लागू नहीं किया जा सका। ठीक है दोस्तों, अगला है मालीमत कमेटी। इसके बारे में आप सुने होंगे कि अभी जल्दी में ही इसका रिपोर्ट आया था, हालांकि इसको 2002-2003 में ही बनाया गया था, लेकिन इनकी सेकेंड रिपोर्ट भी आई है और आप इसको न्यूज़ में पढ़े भी होंगे। उसके अलावा जो सेकंड ARC है, वो तो है ही है, सेकंड ARC ने भी पुलिस रिफॉर्म के बारे में बहुत कुछ बोला है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इशूज़ क्या क्या हैं पुलिस में हम क्यों उसमें रिफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो जो सबसे पहला इशू है वो है बैकवर्ड लुकिंग एंड कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखिए, एक तो वो बैकवर्ड लुकिंग है, मतलब ये कि अपने आप को सुधारना नहीं चाह रही है। क्यों? क्योंकि उनको मज़ा आ रहा है उसमें, कहीं पे भी डंडा लेके खड़े हो गए, बाइक रोक के 50 रुपये 100 रुपये ले लिए, उनका काम हो गया। दोस्तों, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है। अगर आप कहीं बड़े शहर में हैं, वहाँ पे कम है, लेकिन आप कहीं छोटे शहर में हैं, कहीं आप गाँव एरिया में हैं, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग डरते हैं पुलिस से। उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई गलती नहीं भी है, तब भी उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, या फिर कुछ गलती अभी ये पुलिस वाले ढूंढ लेंगे। दोस्तों, इसका जो ओरिजिन है ना, इसका ओरिजिन ब्रिटिश काल से ही है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पुलिस वाले ऐसा बिहेव ही करते थे। और हाँ, उस टाइम पे लोगों के पास इतनी सुविधा भी नहीं थी कि वो सारे कंप्लायंस को पूरा कर दें। ठीक है दोस्तों, सारी ज़रूरतें, जितने भी नियम कानून हैं, सबको फॉलो करें। तो वही माइंडसेट लोगों का भी चला आ रहा है, वही माइंडसेट पुलिस वालों का भी चला आ रहा है। हालांकि जो नए रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, जो नए पुलिस वाले आ रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके अंदर इतना ज़्यादा ये सब भावना नहीं है, लेकिन हाँ, अभी काफ़ी हद तक ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगला है कॉलोनियल बिहेवियर एंड माइंडसेट। हमने इसको डिस्कस ही कर लिया कि उनका जो माइंडसेट है, काम करने का जो बिहेवियर है, वो यही है। और दोस्तों, इसके साथ साथ हमारे कई दोस्त पुलिस में हैं, उनसे जब हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो उनका एटीट्यूड ऐसा है, उनका बिहेवियर ऐसा है कि वो जो अपना काम है, जो उनका फंक्शन करने का तरीका है, वो उसको जस्टिफाई भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जो लोग हैं वो नहीं सुधरना चाह रहे हैं। लोगों को जब कहा गया है कि आप चीज़ों को व्यवस्थित रखिए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके चलिए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जब भी मांगा जाए उसको प्रोड्यूस कीजिए, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आप ईमानदारी से बताइए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप छुपाइए नहीं, तो वो ऐसा नहीं करते हैं। तो ऐसे में पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है दोस्तों, और ये सही बात भी है। ठीक है, कई बार मैं कन्विंस भी हो जाता हूँ उनसे कि हाँ, ये बात सही है। कई बार मैं कन्विंस नहीं होता हूँ, क्योंकि वो जो उनका माइंडसेट है, जो उनका बिहेवियर है, वो कॉलोनियल टाइप का दिखता है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे हमारा उनका जो पॉइंट होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है ओवरबर्डन एंड वेरी हाई ट्रायल केसेस। ऑब्वियसली अभी हम लीगल रिफॉर्म इसके पहले हम देख रहे थे, तो उसमें भी हमने देखा था कि जो केसेज है ना, जो छोटे छोटे ऑफेंसेज है, उनको भी क्रिमिनल केस के रूप में बताया गया है, उनको भी क्रिमिनल केस माना जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो अननेसेसरली लिटिगेशन बढ़ जाता है, अननेसेसरली केसेज बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो है ना, पुलिस के फंक्शनिंग पर बर्डन डालता है। ऑब्वियसली आप ही सोचो कि जो पेज आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप वो बुक भी अपने अलमारी में ले आके सजा के रखे हैं।
तो आप जब भी पढ़ने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हमको ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, तो आपको एक बर्डन फील होगा, तो फिर मन करेगा कि छोड़ो यार, बहुत ज़्यादा है, पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यही सेम कंडीशन है कि अगर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो लोगों में काम करने की भावना कम हो जाती है, वो ओवरबर्डन्ड फील करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है ओवरबर्डन प्रिजन्स। जेल में भी हालत ख़राब है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे 10 लोगों को रहना चाहिए, जिस जेल में 10 लोग की कैपेसिटी है, वहाँ पे 100 लोग, 50 लोग गए हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो पुलिस है हमारी, उनका जो इन्वेस्टिगेशन पीरियड है वो ओवर हो गया है, वो इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं पा रहे हैं टाइम पे, या फिर फोरेंसिक जो रिपोर्ट आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है, तो एविडेंस नहीं है। कोई केस वकील बोल रहा है कि सर हम एविडेंस लाएंगे लाएंगे लाएंगे, लेकिन रिपोर्ट ही नहीं आ रही, तो एविडेंस कहाँ से लाएगा? इसकी वजह से प्रिजन में भी जो केसेज हैं, जो लोगों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद पुअर क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हमने देख लिया कि इन्वेस्टिगेशन टाइम पे नहीं होता है, अगर होता भी है तो उसमें जो चीज़ें फैक्ट्स होती हैं, जो फ्रंट पे ले आना चाहिए, वो नहीं आ पाती हैं। जो चीज़ें केस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं उनको लीस्ट इंपॉर्टेंट बना दिया जाता है, आम खास चीज़ों को लिख करके भेज दिया जाता है। ठीक है, तो पुअर क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन है। उसके बाद लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी परेशानी है वो यही है कि जवाबदेहिता की कमी है। पुलिस अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए जवाबदेह मानती ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अकाउंटेबिलिटी की भी कमी है। अगला है आउटडेटेड लॉज एंड कम्बरसम प्रोसीजर ऑफ फंक्शनिंग। हम इसको जब लीगल और जुडिशियल रिफॉर्म पढ़ रहे थे तब भी देखे थे कि जो हमारे यहाँ प्रोसीजर है, मान लीजिए कोई पुलिस केस करना है तो उसके लिए जो प्रोसीजर है ना, वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, कम्बरसम हो गया, भारी भरकम है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी वजह से केसेस बढ़ते जाते हैं। ठीक है, आप कोई भी केस नॉर्मली फाइल करने गए तो पता चले कि आप ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो करो, ये करो, वो करो, तो एक बार आदमी उसमें फंस जाता है तो फिर फंसता ही जाता है। वो सोचता है कि चलो यहाँ तक आए हैं ये भी कर लेंगे, यहाँ तक आए हैं ये भी कर लेंगे। तो जो प्रोसीजर है ना उसको आसान बनाना पड़ेगा। अभी तक का जो प्रोसीजर है पुलिस फंक्शनिंग का वो बहुत ज़्यादा कम्बरसम है, मतलब बोझिल है, और जो लॉज है वो आउटडेटेड है। उसके बाद फेक इनकाउंटर वाला मुद्दा है, बहुत ही सीरियस मुद्दा है। आप ये कह लीजिए कि अभी आप सुने होंगे कि आंध्र प्रदेश में कोई केस हुआ था तो उसमें इनकाउंटर हुआ था, और इनकाउंटर को उसमें सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने फेक इनकाउंटर भी बताया। देखिए दोस्तों, हम उस केस में नहीं जाना चाह रहे हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, लेकिन हाँ, फेक इनकाउंटर का एक केस है अपने यहाँ कि पुलिस अननेसेसरली ऐसे केसेस में इनकाउंटर कर देती है जहाँ पे इनकाउंटर नेसेसरी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, हर केस में कोई विधायक का चचा है, कोई विधायक, किसी के चचा विधायक हैं, किसी का भतीजा विधायक है, किसी का कोई विधायक है, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई लोकल नेता है, तो पुलिस की फंक्शनिंग में ये बहुत ही बड़ा आसान भाषा में कोई कचाहीन है ये, कि कोई भी केस अगर शुरू होने से पहले उसमें विधायक का फ़ोन आ जाता है, कोई भी केस शुरू होने से पहले पता चला कि ये तो सांसद का आदमी है। ठीक है दोस्तों, तो जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है पुलिस के फंक्शनिंग में। इसकी वजह से भी जो पुलिस की फंक्शनिंग होनी चाहिए प्रॉपर, वो नहीं हो पाती है। अगला है लैक ऑफ पुलिस पर्सनल अगेंस्ट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। हमने पहले ही देखा कि 137 लोग हैं हमारे यहाँ 1 लाख पॉपुलेशन पे, जबकि जो यूनाइटेड नेशन का रिकमेंडेशन है कि 222 पुलिस पर्सनल होने चाहिए, कितने पॉपुलेशन पे? 1 लाख पॉपुलेशन पे। तो हमारे यहाँ पुलिस पर्सनल की भी कमी है, तो सिंपल सी बात है, रिक्रूटमेंट करिए, इसको ठीक कर दीजिए। अगला जो है इनइफेक्टिव फोरेंसिक सिस्टम, हमने देखा कि उनके पास, देखिए फोरेंसिक सिस्टम जो है ना, उनके पास बहुत ज़्यादा ना तो ह्यूमन रिसोर्स है, ना तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स है। उसके साथ साथ जो उनका R&D है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इन सब की वजह से जो फोरेंसिक सिस्टम है वो हमारा काफ़ी वीक है। उसके साथ साथ जो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए, मोटिवेटिव सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है दोस्तों, तो वो भी उनको नहीं मिल पाता है। तो इसलिए जो हमारा फोरेंसिक सिस्टम है वो काफ़ी कमज़ोर है, एडवांस टेक्नोलॉजी है ही नहीं है फोरेंसिक रिपोर्ट में। ठीक है, आप ये सिंपल सा सोचो कि जो पोस्टमार्टम है ना, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आते आते 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन लग जाता है। तो आप सोच लीजिए फोरेंसिक सिस्टम का हमारे यहाँ क्या कंडीशन है। अगला है लैक ऑफ ट्रेनिंग। पुलिस की जो ट्रेनिंग होती तो है, ठीक है, बखूबी की जाती है, लेकिन जो उनमें स्किल्स सिखाए जाने चाहिए, जो उनमें एथिक्स डालने चाहिए, जो उनका बिहेवियरल चेंज होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। ठीक है, एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है कि आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे जाना है, वहाँ पे घोड़ा दौड़ाना है, ठीक है, शूटिंग करनी है,
ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन जो उनका एथिकल डेवलपमेंट होता है, जो उनका मोरल डेवलपमेंट होता है, वो कहीं न कहीं लैकिंग है, उसकी कहीं न कहीं कमी है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इसको हम रिफ़ॉर्म कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इसमें आपके पास 2 चीज़ें हैं। एक एआरसी का जो रिकमेंडेशन है और आपके पास जो जनरल पॉइंट्स, देखिए ये पुलिस एक आम लोगों के लिए है और हम थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, तो एक हमारे पास जनरल पॉइंट्स भी होते हैं। आपके अपने जनरल पॉइंट्स होते हैं। उसके साथ-साथ आपका एआरसी रिपोर्ट है। एआरसी रिपोर्ट में क्या चीज़ कही गई है। उसके बाद हमने बताया था कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिया है आप उसको पहले लिखिएगा और जो जनरल और एआरसी की रिपोर्ट है उसको आप बाद में लिखिएगा। इससे आपका आंसर उभर के एग्जामिनर के सामने आएगा कि हाँ, ये व्यक्ति थोड़ा अलग है, कुछ अलग है, ये अच्छा लिखा है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बारे में जानता है। तो ऑब्वियसली जो व्यक्ति केवल जनरल पॉइंट्स लिख के आएगा उससे आपको 1-2 नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेकंड एआरसी और जो जनरल कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम देखते हैं। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि एन अम्ब्रेला प्रोग्राम ऑफ पुलिस रिफॉर्म शुड बी स्पीडेड। एक अम्ब्रेला प्रोग्राम, मतलब अम्ब्रेला का मतलब जैसे छाता होता है ना कि पूरा कर लेता है, उसी तरह से एक अम्ब्रेला प्रोग्राम होना चाहिए पुलिस रिफॉर्म करने के लिए। इस प्रोग्राम के तहत उनका जो बिहेवियर है, उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो एथिक्स है, मोरलिटी है, ठीक है, सिटीजन फ्रेंडलीनेस बिहेवियर है, ये सब चीज़ों को हम सुधारने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सपोर्ट, मॉडर्नाइजेशन और जो उनके बंदूक हैं ये सब, और उनका जो जैकेट वैकेट होता है वो सब चेंज करने की भी बात आप इसमें लिख सकते हैं। ये सब जनरल पॉइंट्स हैं। उसके बाद सेपरेट अदर फंक्शंस ऑफ पुलिस सच एज ट्रैफिक मैनेजमेंट, डिजास्टर रेस्क्यू एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, अभी के पुलिस को आप देखिए तो आप अगर उत्तर प्रदेश में देखिए तो वही पुलिस आपको मिलेगा कि आप थाने में जा रहे हैं तब भी वही पुलिस मिलेगा। आप बाइक लेके जा रहे हैं, आपको ट्रैफिक में अगर कोई इशू आ रहा है, आप ट्रैफिक सिग्नल वायलेट करते हैं तब भी वही सेम पुलिस मिलेगा। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए कहीं पे कोई क्राइसिस आ गई, कोई डिजास्टर आ गया, बाढ़ आ गया, सूखा है या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, तब भी वही सेम पुलिस। आप उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि इस समय जो कोविड-19 का पेंडेमिक है, इस समय सबसे ज़्यादा फ्लोर फ्रंट पे जो रोल अदा कर रहे हैं वो पुलिस वाले कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड एआरसी का रिकमेंडेशन है कि इन सब फंक्शंस को अलग कीजिए। मतलब एक लॉ एंड ऑर्डर वाली पुलिस अलग होनी चाहिए, उसके साथ ट्रैफिक पुलिस अलग होनी चाहिए, डिजास्टर में काम करने के लिए पुलिस अलग होनी चाहिए। हालांकि एनडीआरएफ है डिजास्टर के लिए, लेकिन पुलिस का भी, क्योंकि एनडीआरएफ को आने में उनका काम करने में थोड़ा वक्त लगता है, और डिजास्टर अगर मान लीजिए कोई इमीडिएट डिजास्टर आ रहा है, एकाएक आ रहा है, तो आपको पुलिस की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे पुलिस के लिए, ऐसे कामों के लिए कुछ पुलिस को आप रिजर्व रखिए। ठीक है दोस्तों, और उनका फंक्शन अलग रखिए। तो ऐसा सेकेंड एआरसी का रिकमेंडेशन है। आगे है जो सीसीटीएन स्कीम है उसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए। ठीक है, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड टाइप का कुछ है, नेटवर्क है, तो आप इसका फुल फॉर्म हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि सेकेंड एआरसी ने कहा कि इनको और स्ट्रेंथन कीजिए। ठीक है, इनमें देखिए ये एक सिस्टम है जिसमें क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड को बनाया जाता है, उनके रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एआरसी ने कहा है कि आप इसको जो है और भी स्ट्रेंथन कीजिए। और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम से कम रखिए। हमने बार बार देखा है कि जो पॉलिटिकल बॉडीज़ हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो क्या करते हैं, बार बार इंटरफेयर करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि उनका इंटरफेरेंस कम से कम हो। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस हैं। तो सबसे पहला जो गाइडलाइन है वो ये है, देखिए ये जो गाइडलाइंस है ये प्रकाश सिंह केस में आया था, तो आप अगर इसको चाहें तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, हाँ, लेकिन अगर मेंशन कर देते हैं तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। तो जो पहला रिकमेंडेशन है, उनका जो पहला गाइडलाइन है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने 3 संस्थाओं को इस्टेब्लिश करने का सुझाव दिया है, गाइडलाइन दिया है। उसमें पहला है ये स्टेट सिक्योरिटी कमीशन टू प्रिवेंट अनवारंटेड इन्फ्लुएंस और प्रेशर ऑन द पुलिस बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है ना, उसको इन्होंने पहले पॉइंट पे रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पहले पॉइंट पे रखा है कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है या फिर जो स्टेट की तरफ से प्रेशर डाला जाता है पुलिस पे, उसको कम करने के लिए एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाने की ज़रूरत है। दूसरा उन्होंने बताया कि एक पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड, एक देखिए 2 चीज़ें यहाँ पे हम देखें कि पहला है स्टेट 1 सेकेंड, पहला है स्टेट सिक्योरिटी कमीशन और दूसरा है पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड। ठीक है, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन क्या करेगा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम करेगा,
और इस पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा कि कौन से पुलिस पर्सनल को कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, उसकी पोस्टिंग कहाँ पे करनी है, उसका प्रमोशन कैसे करना है, कब करना है, और अदर सर्विस रिलेटेड मैटर के ऊपर वो बात करेगा, सोचेगा, उसमें अपना रिकमेंडेशन देगा। ठीक है दोस्तों। अगला जो है वो है ए पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। 3 बॉडी हमने देखा, ठीक है। तीसरा जो है वो है पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। ये क्या करेगा कि बहुत टाइम पे आप देखिए कि मान लीजिए आपके साथ कोई पुलिस वाला ही मिसबिहेव करता है, कोई ऐसा ऑफेंस कर देता है, तो आप उसी के अगेंस्ट उसी के थाने में जाके आपको केस दर्ज करवाना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये सोच सकते हैं कि आप जिसके खिलाफ केस करने जा रहे हैं उसी से ही आप उसी को ही आप केस भी फाइल कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि सिचुएशन क्या होगी। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाइए, जिसमें जितने भी पुलिस वालों के अगेंस्ट कोई केस है उसको सेपरेटली सुना जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये 3 बॉडी को आप जो है मेंशन करना मत भूलिएगा अपने आंसर में। उसके बाद अब इन्होंने भी कुछ जनरल पॉइंट्स बताए हैं, जनरल चीज़ें बताए हैं। डीजीपी शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट इम्पैनल्ड बाय द यूपीएससी। जो डीजीपी का सिलेक्शन होना चाहिए, जो डीजीपी का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, वो एक कमेटी होना चाहिए जिसका यूपीएससी ने गठन किया हो, और उसमें जो है कुछ लोग सीनियर मोस्ट हों और यूपीएससी उसमें से रिकमेंड करे कि इसमें से आप किसी को भी डीजीपी बना सकते हैं। और उसके साथ साथ उनका जो टेन्योर होना चाहिए, जो डीजीपी का टेन्योर होना चाहिए, वो कम से कम 2 साल के लिए वो नियुक्त होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। पहला ये कि उनका जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए वो यूपीएससी द्वारा गठित किए गए एक पैनल में से किसी को आप ले सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। और दूसरा कि उनका जो टेन्योर होना चाहिए, वो जो कार्यकाल होना चाहिए, वो कम से कम 2 साल का होना चाहिए। उसके बाद ऑफिसर्स इन द की पोजीशंस इन द फील्ड में जो पोजीशंस हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जैसे आईजी हो गए, एसएचओ हो गए, मस्ट बी गिवन 2 ईयर टेन्योर। ठीक है। इनको भी कम से कम 2 साल का आप जो है टेन्योर सिक्योरिटी दीजिए, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। आगे बढ़ते हैं। In order to improve quality of investigation, the investigating police must be separated from law and order police. इन्होंने थोड़ा सा और आगे गाइडलाइन दिया कि जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली पुलिस है और जो इन्वेस्टिगेशन करने वाली पुलिस है, इन दोनों को कामों को आप अलग कर रखिए, अलग कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। मतलब ये है कि सिंपल सी बात है कि एक ही घर में 5-6 लोग हैं, सबको ऐसा बोला जाए कि आप ये वाला काम करोगे, आप ये वाला काम करोगे, आप ये वाला काम करोगे, तो इससे क्या होगा कि सारे कामों में एक इफ़ेक्टिवनेस आएगा, एक प्रभावी काम हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। बूस्ट पर्सनल कैपेसिटी। ऑब्वियसली पर्सनल जो हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट की कमी है, आप उसको बढ़ाइए, लोगों की संख्या को बढ़ाइए, पुलिस पर्सनल की संख्या को बढ़ाइए। अगला है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हीकल्स, फॉरेंसिक लैब्स, फिंगरप्रिंट ब्यूरो, ट्रेनिंग एकेडमीज, इन सब की जो कमी है आप इसको पूरा कीजिए। अगला है सॉल्यूशन ऑफ अनहेल्दी पुलिस पब्लिक रिलेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पब्लिक है और जो पुलिस है उनके बीच में जो रिलेशन है ना, अभी का वो अनहेल्दी है, मतलब कि पीपल फ्रेंडली नहीं है। ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक का नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि आप कम्युनिटी पुलिसिंग की व्यवस्था कीजिए, कम्युनिटी पुलिसिंग टाइप की चीज़ों को डेवलप कीजिए। जैसे कि साउथ में बहुत सारे स्टेट्स हैं, कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे कम्युनिटी पुलिसिंग चलती है। उसमें एग्जांपल आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, दोनों में कम्युनिटी पुलिसिंग होती है। दोस्तों कम्युनिटी पुलिसिंग क्या होती है, अगर इस पर भी आप सेपरेट लेक्चर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, इस पर हम अलग से लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद ये कुछ और स्टेप्स हैं जो कि लेने चाहिए। पहला ये है कि बूस्टिंग कैपेसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वही वापस से वही चीज़ है, आप इसको देख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। फिर अंडरटेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जो उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक जो बाधाएं हैं आप उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद वर्क सेपरेशन, स्पेशल विंग फॉर साइबर क्राइम्स, आप ऐसा करिए कि जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उनके लिए आप स्पेशल विंग्स बनाइए वर्क सेपरेशन के तहत। ठीक है। अगला है अंडरटेकिंग टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, जैसे CCTN, नेट गार्ड, आप इसको सबको इम्प्रूव कीजिए और स्ट्रेंथन कीजिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चेंज इन रिक्रूटमेंट का जो तरीका है, ट्रेनिंग का जो तरीका है, इन सब चीज़ों को आप चेंज कीजिए। देखिए ये सब पॉइंट्स है ना, ये पेज को फिल करने के लिए हैं, वापस से वही सब सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका नहीं पूरा हो रहा है, 200 वर्ड में लिखना है, 250 वर्ड में लिखना है, नहीं पूरा हो रहा है, तो आप इसको पेज फिल करने के लिए लिख सकते हैं। ये गलत इम्पैक्ट्स नहीं डालेंगे, ये ऐसा नहीं है कि आपका नंबर कट जाएगा या फिर आपको नंबर में बढ़ोतरी नहीं होगी लेकिन उतनी नहीं हो पाएगी। अगला है रेप्लिकेटिंग मॉडल पुलिस एक्ट। हाँ, एक चीज़ ये है कि मॉडल पुलिस एक्ट क्या होता है दोस्तों, दो चीज़ें हैं।
एक मॉडल पुलिस एक्ट और एक कम्युनिटी पुलिसिंग, इन दोनों पे हम सेपरेट लेक्चर अगर आप चाहेंगे तो हम इस पे ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस पे एक सेपरेट लेक्चर बने तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर लिखिए। तो एक इस पॉइंट को आप ऊपर लिख सकते हैं कि जो मॉडल पुलिस एक्ट है उसको हमको लागू करने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद एडॉप्टिंग एविडेंस बेस्ड पॉलिसिंग, हमेशा जो है आपकी जो पुलिस का जो फंक्शन करने का तरीका है उसको आप एविडेंस बेस्ड रखिए। ठीक है दोस्तों। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और ये फाइनल लेक्चर है हमारा गवर्नेंस का। उम्मीद है कि दोस्तों आपका जो गवर्नेंस का सेक्शन है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया होगा। आपके पास काफ़ी पॉइंट्स आ गए होंगे और अंडरस्टैंडिंग भी आ गई होगी कि आपको गवर्नेंस के आंसर्स कैसे लिखने हैं, क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग क्वेश्चन कैसे पढ़ने हैं, आंसर की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस। आगे भी हमारे साथ बने रहिए, और भी जो कोर्सेज चल रहे हैं आप उसका फ़ायदा उठाइए। जैसे EPFO के लिए इकोनॉमिक्स चल रही है, मैथमेटिक्स चल रही है, रीजनिंग चल रही है, आप उन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।